सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। जो आज आपके बीच में ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से आत्मा स्कीम के एससी कंपोनेंट के अंतर्गत किसान गोष्ठी मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो मुख्य तौर पे यही है कि विभाग की जो स्कीमें हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना कि किस प्रकार से किसान भाई उस स्कीम का, उस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, जो एससी कंपोनेंट की बात है, ये थोड़ा बजट अलग से रहता है और जो एससी जाति से किसान भाई है उनके लिए विशेष तौर पे ये प्रोग्राम है। वो क्यों है? कोई बात नहीं। तो जो उसमें थोड़ा विशेष तौर पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सामान्य तौर पे स्कीम आती है उसका तो किसान लाभ ले लेते हैं। कई बार कोई स्कीम स्पेशल एससी जाति के किसान भाइयों के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही कोई स्कीम एससी जाति के किसान भाइयों के लिए आती है तो उसमें कुछ किसान जो एससी जाति से हैं वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। अब अलग करने की कारण क्या है कि वो ये मानते हैं कि जी हम तो खेती नहीं करते, यानी कि उनकी नजर में वो ये सोचते हैं कि जो किसान भाई सिर्फ खेती करते हैं वही किसान है, बाकी किसान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी खेती से जुड़ा हुआ है, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे वो उसी खेती में स्प्रे करने का कार्य करता है, चाहे वो उसमें निराई गुड़ाई कटाई छंटाई लुआई पढ़ाई का कार्य करता है, तो वो भी किसान की कैटेगरी में आता है, यानी किसान कहलाता है। दूसरा, इससे भी अलग, जहां हमारी नजर भी नहीं जाती, अगर कोई किसान भाई 2 भैंस ले रहा है, पशुपालन का कार्य कर रहा है, 2 गाय ले रहा है, 1 गाय ले रहा है, तो वो भी किसान कहलाता है। अगर कोई किसान भाई सुअर, मुर्गी पालन, मछली पालन, इस प्रकार का भी कार्य कर रहा है तो वो भी किसान कहलाता है। क्योंकि जो खेती यानी कृषि किसे कहते हैं? कृषि का मतलब यही है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें हम अनाज, फल, फूल, मांस, अंडा जो भी हम उत्पादन करते हैं उसको खेती कहलाते हैं। यानी कि चाहे अगर कोई किसान भाई को ठेके पे तालाब लेके मछली पालन का कार्य कर रहा है तो वो भी किसान है। क्योंकि ये तो ठीक है, हमारे यहाँ समतल जमीन है भाई, यहाँ खेती होती है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ मछली पालन का ही कार्य ज्यादा होता है, कहीं पे मान लीजिए बागवानी का कार्य ज्यादा होता है। वो तो उसी अनुसार, अब मान लीजिए समुद्र के किनारे जिसका भी क्षेत्र लगता है जिन राज्यों का, वहां वो मछुआरे के रूप में मछली का ही कार्य करते हैं और कोई कार्य करते नहीं। तो इस प्रकार फिर बहुत सी स्कीमें आती हैं और उसमें वो वापिस चला जाता है। अब इसी के अंतर्गत जैसे कई बार स्प्रे पंप आ जाते हैं, मतलब एससी जाति के किसान भाइयों के लिए, लेकिन वो न्यू की न्यू वापिस चले जाते हैं। अब इसमें अगर हम वैसे ही देखें तो जो स्प्रे करने का कार्य है वो ज्यादातर एससी जाति के ही किसान भाई करते हैं, चाहे वो किराए पे कर रहे हैं। दूसरा, कई बार ये भी है कि ठीक है मैं खेती कर रहा हूं, लेकिन जो हम सीरी साझा रखते हैं वो एससी जाति से हैं, हम उसके माध्यम से भी उस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि स्प्रे पंप जो भी किसान लेगा, काम तो उसका स्प्रे करना ही है और तो कोई उसका प्रयोग होता नहीं। तो यानी कि चाहे वो एससी जाति का किसान ले लो, अगर उसको जरूरत नहीं है, उसके नाम पे जो आप खेती कर रहे हो आप ले लो, वो आपके काम आ जाएगा। अगर कोई आपका जानकार है, मान लीजिए वही चीज है, वो चाहे लेबर का ही कार्य कर रहा है, वे उसको बैटरी वाला नया स्प्रे पंप मिल जाए तो वो और बढ़िया तरीके से काम कर सकेगा। मान लीजिए दिन में 3 एकड़ में स्प्रे करता है तो वो 4 एकड़ में कर सकेगा। तो उस प्रकार वो उसका लाभ ले सकता है। दूसरा, इसी प्रकार की जो क्या बोलते हैं हम, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग जो स्प्रे पंप पे ही 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का ट्रेनिंग सेंटर है हमेटी के नाम से जींद में, हरियाणा कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। वो 5 दिन की ट्रेनिंग करवाती है। ट्रेनिंग किस चीज की करवाती है? वो यही ट्रेनिंग करवाती है कि हमने किस तरीके से स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब कई बार चाहे वो जानकारी के अभाव में, जाने अनजाने में कुछ भी लगा लो, हम भी देखते हैं कि किसान स्प्रे कर रहा है लेकिन कच्चा बनियान में ही कर रहा है। अब अगर आप कच्चा बनियान में स्प्रे कर रहे हो, जो हमारी यहाँ त्वचा नंगी है, खाल,
उस पे अगर दवाई लगेगी तो उसका हमारे शरीर पे नुकसान होगा, उसका रिएक्शन होगा। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो उसमें यही सिखाया जाता है कि आपने कैसे स्प्रे करना है। उसके बाद भी अगर किसी भी दवाई का रिएक्शन हो जाता है, भी खारिश खुजली शुरू होगी, तो उस दौरान हम, अब ये तो है नहीं भाई तुरंत डॉक्टर तक तो जाने में कई बार घंटा 2 घंटा लग जाता है भाई, उसी दौरान हम साफ पानी से नहा के उसके ऊपर कौन सा तेल लगाएं, कौन सी साबुन लगाएं, या आंखों में जलन होगी ठंडे पानी के छिपके लगाएं, अगर उल्टियां लगने को होगी भाई हम नींबू पानी नमक डाल के कैसे हम उस दौरान अपनी जान को बचा सकते हैं। उसी के बाद जैसे वह 5 दिन की ट्रेनिंग पूरी होती है, फिर एक पूरी किट जूते समेत स्प्रे करने की और एक बैटरी वाला स्प्रे पंप निःशुल्क दिया जाता है। कई बार हमारे पास मान लीजिए चिट्ठी आ जाती है, लेकिन कई बार पूछते रहते हैं, यानी कि जितनी संख्या में हमने किसान भेजने होते हैं, अब वो वही है कि आपको जानकारी नहीं है तो वो पूरे भी नहीं हो पाते। इसी प्रकार इसी क्रम में 2-3 साल पहले स्कीम आई थी, हो सकता है कि आगे चल के भी आ जाए, आपने भी सुना होगा, जाति के किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर पे। अब ट्रैक्टर की भी मैं वही बात करता हूं, चाहे वो भी आपका सीरी साझा है उसके नाम पे भी। अब इसमें कई बार ये सोचते हैं कि उसके नाम जमीन होनी चाहिए, नहीं, जमीन जरूरी नहीं है, सिर्फ उस किसान के नाम 2 एकड़ का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण होना चाहिए। अब मान लीजिए ट्रैक्टर की जरूरत आपको है और आपने आपके सीरी के नाम ट्रैक्टर आप वो ले सकते हो, अगर वो ऐसी जाति से है व्यक्ति, तो उसके नाम 2 किल्ले का मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण करवा दो, और वो जो भी उस पर जैसे अधिकतम 2 लाख रुपए या 50% जो भी पहले हो, तो वो सब्सिडी है वो ले सकते हैं। इसी प्रकार जो सामान्य किसानों की भी बातें करें, बहुत सी स्कीम आती रहती हैं, लेकिन कई बार हम उसका मतलब फार्म नहीं भर पाते, तो उसके लिए हम अभी तक यही सोचते हैं कि स्कीम की जानकारी के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, आपको दफ्तर में या किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा। नहीं, समय के अनुसार जैसे बोलते हैं नहीं, डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटल का मतलब क्या है, ऑनलाइन। और उसमें आप में से कुछ किसान भाई पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए कुछ किसान भाई अनपढ़ भी हैं, तो आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं, कोई BA, तो जो हम ये इतने बड़े बड़े फोन रखते हैं, इस फोन के माध्यम से जो आपको पॉम्पलेट्स कॉपी दी गई है, इस पे साइट भी लिखी होगी, कृषि विभाग की साइट है agriharyana.gov.in, ये साइट है। इस साइट पे जाके आप किसी भी टाइम, चाहे शनिवार रविवार संडे मंडे जो भी हो, होली दिवाली, कोई साइट की छुट्टी नहीं होती। चाहे आपको रात को शाम ने 9 बजे याद आ गया कि देखा जी कोई खेतीबाड़ी महकमा की स्कीम तो नहीं आ रही, तो आप 1 मिनट में ही अपने फोन से ये देख सकते हैं कि कृषि विभाग की इस टाइम कौन सी स्कीम चली हुई है। जो भी स्कीम आपके काम की है, आपको लगता है कि हाँ ये स्कीम मेरे काम की है, मैंने इसका फायदा लेना है, तो आप उसका तुरंत फार्म वहां से भर सकते हैं। अब फार्म भरने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पे आज के टाइम में जो बेसिक सी चीजें हैं, वो चाहे इस विभाग की बात करें चाहे दूसरे में, वो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहला काम है बैंक खाता। उसी के साथ में बहुत से किसान भाइयों के पास आज भी नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको बैंक में भी देना पड़ेगा, धीरे धीरे अब कंपलसरी करते जा रहे हैं। पैन कार्ड वो भी आपका बने हो, बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली ID और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपका पंजीकरण हो। अब जैसे सूखा वाला पैसा आया या कोई और आगा, आपने ढैंचा का बीज लेना है। अब ढैंचा का बीज किसको मिलेगा? जिस किसान भाई ने गेहूं का जितने एकड़ का पंजीकरण किया हुआ है, अधिकतम 10 एकड़, यानी कि अगर किसी किसान भाई ने गेहूं का 5 एकड़ का पंजीकरण किया हुआ, तो उसी बेस पे वो आगे 5 एकड़ का ढैंचा का बीज ले सकता है। अगर मान लीजिए आप में से किसी ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण ही नहीं कराया, तो आपको ढैंचा का फार्म नहीं भरा जाएगा आपका। तो इस प्रकार ये कागज हो और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, चाहे आपकी जो फसल हो। कई बार बहुत से किसान भाई ये कह देते हैं कि जी मैंने तो मोटी जीरी लगा रखी थी, बरीक लगा रखी थी, बरीक तो प्राइवेट का बिकती है और मोटी सरकारी रेट पे, मन तो मोटी मोटी का पंजीकरण कराया, बरीक का कराया नहीं। भले आप
मोटी जीरी लगाओ, ब्रीक लगाओ, ज्वार लगाओ या कोई भी सब्जी लगाओ, उसका पंजीकरण जरूर कराओ। कल को खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, कहीं पर बीमा के माध्यम से या कहीं पर सरकार सीधा जो क्षतिपूर्ति पोर्टल बोलते हैं, अब उस पे भी क्या है कि जिस व्यक्ति का पंजीकरण हो रहा है उसी का बेस पे वो निर्धारित होता है। अगर मान लीजिए फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई और आपका पंजीकरण नहीं है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, फिर आप कोई फार्म भी नहीं भर सकते। मिलना ना मिलना तो वो बाद की बात है। तो इस प्रकार हम कृषि विभाग की कोई सी भी स्कीम हो, हम उसका ऑनलाइन देख सकते हैं। स्प्रे पंप आ गया या कोई और स्कीम आएगी, आपने फटाक जैसी वहां से फार्म भर दिया, मोबाइल से भर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से भरने में सक्षम नहीं हो तो अपने गांव में या अड़ोस पड़ोस के गांव में जहां भी ये CSC सेंटर कंप्यूटर वाले हैं वहां जाके आप अपना फार्म भरवा सकते हैं। फिर उसके बाद विभाग आपको फोन करेगा, जो भी कर्मचारी की ड्यूटी होगी, जी ऐसे ऐसे आपने बैटरी वाला हाथ वाला स्प्रे पंप का फार्म भरा हुआ है, आप स्प्रे पंप खरीद के ये बिल ये कागज हमें दे दो ताकि आपकी सब्सिडी जो भी बनेगी वो आपके खाते में डाल दी जाए। तो इस प्रकार हम कृषि विभाग की स्कीमों का फायदा ले सकते हैं। अब कई बार देखते हैं, ठीक है, पूरे कैथल की मैं बात करूं, लगभग 200 एकड़ के आसपास टारगेट आता है सरसों का और 1200 रुपये 1 एकड़ के मिलते हैं। जबकि सरसों तो ऐसी बात नहीं है कि हर गांव में भी माने तो कम से कम 20-30 एकड़ हर गांव में सरसों मिल जाती है, लेकिन उस स्कीम का पता न होने के कारण वो हर बार स्कीम खाली रह जाती है। भाई एक आदमी 2.5 एकड़ तक का, यानी कि किसी ने अगर 2 एकड़ 2.5 एकड़ सरसों बोर किया है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे का मतलब ये है कि आपका खर्चा 1200 नहीं, आपका खर्चा तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आपने सरसों भी बोर किया है, अगर आप उस सरसों का वो फार्म भर देते तो आपको वो 2.5 एकड़ पे 3000 रुपये और मिल सकते थे, जो कहीं ना कहीं यानी कि चाहे आपका बीज का खर्चा या आपका DAP का खर्चा कुछ तो निकलता, क्योंकि वो स्कीम आपकी थी, आपको ही मिलना था, लेकिन फार्म न भरने की वजह से वो वापिस चली गई न्यू की न्यू खाली। तो इस प्रकार हम कृषि विभाग की कोई सी भी स्कीम है, हर एक स्कीम ऑनलाइन है, मैनुअली। कई बार कुछ बुजुर्ग किसान मिल जाते हैं, वो जिक्र भी कर देते हैं, बोला जी पहले हमारे फलाना ADO था, वो कुछ दे दे कर दा, बरसीम की थैली सरसों की थैली, आप तो कुछ देते नहीं। देखिए मैंने वही चीज कहा है कि अब सिस्टम बदल गया, अब वो चीजें बंद हो चुकी हैं। चाहे आपकी धान की सीधी बिजाई की बात हो, ड्रिल गला बिजाई करते हैं, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो या कोई भी स्कीम हो, चाहिए मैंने जो सरसों का जिक्र किया, हमने तो सिर्फ क्या है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे हमारे पास लिस्ट आती है, हमने तो जो चीज आपकी देखनी है, जो कागज आपसे लेने हैं वो ले लिए, पोर्टल पे उसको फाइल पास कर दिया और उसके बाद जो सब्सिडी बनती है वो आपके खाते में। अब जो मैनुअली बीज खाद दवाई कुछ नहीं आता। अब जैसे ढांचा का जिक्र किया है, ये भी आपने ऑनलाइन करना है। जैसे भी वो उस पर साइट आ जाएगी कि 15 मार्च से शुरू होगा, 10 मार्च से और इतने अप्रैल तक चलेगा, आपने अपना पंजीकरण कर दिया। उसके बाद जो अपने HSDC यानी हरियाणा बीज विकास निगम की दुकान है मॉडल टाउन के, उस पर 3-4 दुकानें छोड़ के है, वहां से उस पे जो भी 75% 80% सब्सिडी होती है, एक आदमी अधिकतम 10 एकड़ तक का बीज वहां से ले सकता है। लेकिन उसमें भी वही चीज है, आपने अपना ऑनलाइन का कागज दिखाना होगा, वो तभी आपको बीज दे पाएगा। भले उसके साथ आपकी कितनी भी जान पहचान हो, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में वही है जिसने अप्लाई कर दिया उसी का अधिकार है। तो इस प्रकार हम कृषि विभाग की चाहे यंत्रों की बात करें, कोई ना सर, कोई ना, अब जब यंत्रों की बात करते हैं, ठीक है, समय समय पे जो भी आपके काम का यंत्र है, चाहे वो पराली की गांठे बनाने वाली मशीन है, चाहे हमारा सुपर सीडर है, लेकिन कई बार स्कीम आएगी, फिर आप कहते हो बोले हो जी ट्रैक्टर तो है, बोले ट्रैक्टर तो पिछले का नाम है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर कोई भी यंत्रों की स्कीम आती है तो सबसे पहले यही शर्त होती है कि आपके पास ट्रैक्टर हो। ट्रैक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आपके घर में खड़ा है, वो ट्रैक्टर आपके नाम भी होना चाहिए, तभी आप फार्म भर पाओगे। अगर उसकी RC आपके नाम नहीं है तो आप उसका फार्म नहीं भर सकते। अगर आप फार्म भरोगे, ठीक है,
अब जैसे सुपर सीडर की बातें करें, अब की बार मान लें जितने भी किसान भाइयों ने सुपर सीडर के लिए अप्लाई किया था, कई बार ज्यादा संख्या हो जाती है, डरा निकाल देते हैं, या कई बार सरकार की भी पॉलिसी रहती है भी। अब की बार ये पॉलिसी थी कि जितने भी किसान भाइयों ने सुपर सीडर का फार्म भरा, अपने कागज जमा कराए, सभी की सब्सिडी सभी को दे दी, चाहे उसमें 1500 थे, 2000 जितने भी थे। तो इस प्रकार हम जो भी हमारे काम का यंत्र है, अब ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उस सब्सिडी से आपका काम चल जाता है, नहीं। लेकिन एक चीज बताओ भाई, मान के चलो आपने कोई सुपर सीडर लेना है, वो तो आपने लेना है। अगर सरकार कल को सब्सिडी बंद कर दे, जो आपकी जरूरत है वो तो आप पूरी करोगे। अब कितने किसान भाई ट्रैक्टर ले रहे हैं, क्या सरकार ने दिए हैं? नहीं। आपकी जरूरत है तो आपने ट्रैक्टर लेना है, आपने सुपर सीडर लेना है। लेकिन अगर स्कीम आई है, उसमें से आपको अगर 40-50 हजार रुपए, 70 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा होगा। तो इस प्रकार हम फार्म भर के किसी भी मशीनरी का, यंत्र का लाभ उठा सकते हैं। अब इसी के साथ में एक चीज चल रही है, आपने देखा भी होगा, काफी किसानों ने फार्म भी अप्लाई कर दिए, कई बार फोन भी आते हैं, बोले जी गाय पे 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब मैं वो बताता हूं कि वो स्कीम क्या है। वो स्कीम है प्राकृतिक खेती। अगर हम दूसरा नाम बोले देसी गाय की खेती, और तीसरा नाम कहें जीवाणुओं की खेती। अब वो प्राकृतिक खेती क्या है? देखो, जिस टाइम हमारा देश आजाद होया, तो उस दौरान हमारे देश की आबादी लगभग 30-35 करोड़ के आसपास थी। और उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि सभी लोग अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे, यानी अनाज का इतना कमी थी। तो उसी दौरान जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो उस टाइम थे, तो उन्होंने एक व्रत का भी नारा दिया था कि सप्ताह में 1 दिन का व्रत रख लो। कारण यही था कि हमारे पास इतना अनाज ही नहीं था। उसमें यही अनुमान लगाया गया कि अगर व्रत रखेंगे, क्योंकि अगर हम 3 टाइम का व्रत रख लें, जब चौथा टाइम खाना खाएंगे तो खाना तो एक ही टाइम का खाएंगे, नहीं 3 टाइम का। ये तो है नहीं भाई मैं दिन में 3 बार 4 रोटी खाता हूँ। मान लीजिए आज मैं व्रत हूँ और रात को 10 बजे अगर व्रत खोल लूंगा तो 12 रोटी थोड़े खाऊंगा, रोटी तो 4 ही खाऊंगा। तो यानी मकसद यही था कि कहीं ना कहीं कुछ बचत हो के, यानी कि हम अनाज में सबका पेट भर सकें। तो उस दौरान ऊपर से लेके नीचे तक सभी का यही मकसद बन गया कि हमें किसी भी तरह से ज्यादा मात्रा में अनाज उगाना है। अब जो हम बार बार ये रासायनिक खाद दवाई का रोना रो रहे हैं, ये जो किसान भाई डालते हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं शुरू किया था। यानी कि ये जो खेतीबाड़ी महकमा है या जो वैज्ञानिक हैं, जो बीज बनाने वाले हैं, उन्होंने आपको धक्के से सिखाया गया था। किसान डरता था। किसी भी उस टाइम का कर्मचारी अधिकारी ने जाके कहा कि ऐसे ऐसे यूरिया का बैग डाल ले, बोला ना जी, ये जोड़े हाथ पता नहीं के बलाओ। क्योंकि जो हमारे बाप दादा खेती करते थे वो नेचुरल थी, प्राकृतिक, यानी कि हम घर में गोबर खाद जो भी है उसी से कर रहे थे। तो उस दौरान फिर क्या हुआ, डरते थे। फिर रात बरात ने उन कर्मचारियों ने एक बैग साइकिल पे डाल लिया, खेत में जाके डाल दिया। फिर 5-7 दिन बाद उस किसान के पास गए, फिर उसको बताया कि तेरे इस 1 एकड़ में देख फसल, इसमें देख कुछ फर्क लगा है? बोले हाँ जी लगता है फर्क। तो फिर वो बताया कि इसमें मैं खाद का बैग डाल के गया था, यूरिया का। तो धीरे धीरे यानी कि आपको आदत पाई गई। चलो वो आदत पाई गई, हाइब्रिड बीज आ गए, हमारा वो जो मिशन था वो पूरा हो गया। आज अनाज के भंडार फुल भरे हैं। लेकिन उसी के साथ में दिक्कत क्या आई कि जो हमारी थाली है, यानी कि जो रोटी की थाली है, उसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। भाई चाहे हम किसी भी कारण से लगा ले, चाहे हम अपना लालच में, चाहे हम अपनी मजबूरी में, कुछ भी कह लो, भाई हम 5-6 बैग 4 बैग यूरिया डाल रहे हैं, फिर उसमें 3-3 स्प्रे हो रहे हैं। अब यानी कि उस चाहे मजबूरी हो चाहे लालच हो, लेकिन यानी कि अगर हमारी रोटी के अंदर जहर है तो वो हमारे स्वास्थ्य पे असर डालेगा। आज सिचुएशन आप भी देख रहे होंगे, कुछ साल पहले हमने भी सुना कि आपने भी सुना होगा भी, जैसे पंजाब में है एक ट्रेन चलती है सुबह के टाइम बठिंडा से बीकानेर के लिए। खुद किसानों, उस ट्रेन का नाम तो कुछ और है, लेकिन खुद लोगों ने उस ट्रेन का नाम रख दिया रेल का कि कैंसर ट्रेन।
वो क्यों रख दिया? क्योंकि अब ये बताते हैं कि जो सुबह के टाइम वो ट्रेन बठिंडा से बीकानेर जाती है, उसमें कैंसर के ही मरीज हो, नॉर्मल आदमी होंगे नहीं। अब अगर हम हरियाणा की भी बात करें, किसी किसान भाई ने आप में से भी पढ़े हो, 4-5 दिन पहले दैनिक जागरण में पूरे पेज पे कैंसर के बारे में खबर छपी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हर 2 घंटे में कैंसर का एक मरीज मर जाता है। मैंने भी वो पढ़ी, फिर एक कंफ्यूजन सा रह गया, भाई वो न्यूज पूरे भारत की थी, हरियाणा की। अगले दिन वो अखबार पूरी तसल्ली से पढ़ा, वो हरियाणा की ही न्यूज थी कि हरियाणा में हर 2 घंटे में एक मरीज कैंसर से मर जाता है। यानी एक दिन में 12 मरीज हर रोज हरियाणा में कैंसर से मरते हैं। अब आप जैसे मैं बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं है कि कैंसर सिर्फ अपनी खाद दवाई के ऊपर ही खड़ी है, कारण बहुत हैं, लेकिन वही चीज है भी, जहां भी हम अपना बचाव कर सके वहां से करें। तो यानी कि 12 मरीज हर रोज मर रहे हैं, और जो कैंसर के मरीज कुछ गरीब किसान या व्यक्ति, मान ली कैंसर होगी, कोई मैक्लोडगंज हिमाचल से दवाई ले रहा है, कोई फगवाड़ा से देसी दवाई ले रहा है, उसका तो कहीं रिकॉर्ड भी नहीं होता सरकार के पास। ये तो जो सरकार के पास डाटे जाते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सिर्फ उन्हीं का डाटा है। अब वो एक अलग रह गए, यानी कि हमारी हालत ये हो रही है। अब मतलब मुख्य तौर पे क्या है? कैंसर, और दूसरा ये एक को चीज है हार्ट अटैक, हार्ट फेल और ब्रेन हेमरेज, नस फटगी या पैरालाइसिस। अब इसका कारण क्या है? अब कारण यानी कि खान पान। अब खाना तो ये हो गया, अब पान की भी बात कर लें। पान ये है जो वातावरण, अब चाहे उसमें हमारे मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा का प्रदूषण, कारखाना का प्रदूषण, और वैसे तो देखा जाए नहीं, प्रदूषण का उससे भी ज्यादा बड़ा रोल है। क्यों? अब खाना तो दिन में 3 बार खा रहे हैं, लेकिन हवा तो हम सेकंड के हिसाब से लेते हैं। अब मान ली कई बार देखते हैं सड़क के किनारे पेड्डा खड़े हैं, उस पे इतना इतना रेत जम रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचो नहीं भाई, ठीक है ये जम गया दिख रहा है, लेकिन वो रेत हमारे अंदर भी तो गया है। अब जो हमारे अंदर जाके भी वो कैंसर का ही काम करेगा, वो कुछ नहीं है। अब ये जैसे कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, प्रदूषण नहीं होगा। अब उसी में वैज्ञानिक ने रिपोर्ट दे रखी है कि प्रदूषण कम नहीं होगा भले इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाओ। उसने बताया कि जो धुआं है, हम तो धुआं को ही हानिकारक मानते हैं, लेकिन धुआं से तो 3 गुना ज्यादा हानिकारक जो हमारे गाड़ी के ब्रेक लगते हैं, और उस ब्रेक से जो ब्रीक कण निकलते हैं, वो 3 गुना ज्यादा हानिकारक बताया प्रदूषण के लिए। तो अब उस कड़ी में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किसान की वो स्थिति भी नहीं है कि पूरा गांव का, पूरा देश का एकदम से वो पूरा का पूरा बीड़ा उठा ले, ठेका ले ले। नहीं भाई, यदि हमने थोड़ा सा इन चीजों से बचना है तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए 5-7 एकड़ की खेती कर रहे हो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी शुरुआत कर लो। 1 कनाल, 2 कनाल या 4 कनाल, मतलब आधा एकड़। उसमें अपनी जितना कम से कम हो सके, बिना खाद दवाई के गेहूं है, कोई देसी गेहूं है या सब्जी है, जो भी जितना आप कर सको। अब क्यों? अब मान के चलो, आप एक बात बताओ, चलो आप खेती कर रहे हैं, आपको 60 मन निकालनी भी है, किसके लिए निकाल रहे हो? अपने बच्चों के लिए। भी मैं नौकरी कर रहा हूं, जो मैं तनख्वाह ले रहा हूं वो आपके लिए थोड़े ले रहा हूं। नौकरी आपके नाम की है, लेकिन जो तनख्वाह है वो तो मैं अपने बच्चों के लिए ले रहा हूं। अब मैं मान लीजिए आज बच्चे कह दे पापा भाई केले ले आना, रेडी पे जाएंगे, क्या दर्जन है? 60 रुपये दर्जन, ये 80 रुपये दर्जन, 80 वाले लेंगे। भाई 20 रुपये फालतू क्यों लगाऊंगा मैं? क्योंकि मेरी वो है कि मैंने बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया केले लेकर जाने हैं। वही काम आपका है भाई, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, जो भी आमदनी है पशुपालन से है, वो आपके बच्चों के लिए है। अगर हम बच्चों को ही जहर खिला रहे हैं तो उस आमदनी का फायदा क्या है? फिर वो आमदनी बच्चों के लिए नहीं। फिर तो सीधी सीधी सी बात ये है कि हम वो 100 हॉस्पिटल, फलाना हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अब WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो भी कह चुका है, आप अनुमान लगाओ अपने देश में प्रति व्यक्ति सिर्फ डॉक्टरी पे ही कितना पैसा खर्च होता है। उसकी रिपोर्ट है, वो कहती है 64,000 रुपए 1 साल में। अब वो तो स्वाभाविक है। अब मान लीजिए जैसे मैंने ये दिमाग की नस फटने की बात की, तो जैसे भी किसी भी भाई का अगर कोई दिक्कत आ गई
तो 10 लाख से नीचे किसी का कोई ऑपरेशन है ही नहीं। यानी कि सारी उम्र की कमाई एक ऑपरेशन में ही डॉक्टर के चली गई नहीं। तो वही चीज है भी, हम उसमें चाहे एक कनाल सब्जी लगाएं, फल फ्रूट के पौधे लगाएं, या हम उसमें देसी गेहूं, जितना भी हम कर सकें, तो हमने वो उसी को बोलते हैं प्राकृतिक। अब जो देसी गाय का जिक्र किया था कि प्राकृतिक में भी एक दौर आया कि जैविक खेती का नाम दे दिया, बाजार से आपने प्रोडक्ट ले आके डालने थे, लेकिन उसमें भी वही चीज है,